हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। आज हम जानेंगे दोस्तों चीनी यात्री फाहियान के भारत यात्रा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाहियान भारत कब आता है, जब फाहियान भारत आता है उस समय दोस्तों कौन सा शासक यहाँ पर शासन कर रहा होता है, फाहियान ने भारत में क्या क्या देखा, फाहियान ने भारत में क्या किसी शासक का विवरण भी किया है, क्या किसी शासक का नामोल्लेख किया है, फाहियान ने चांडालों के बारे में क्या बोला है, फाहियान ने कोडियों के बारे में क्या बताया है, फाहियान ने मध्य भारत के बारे में क्या बताया है। ठीक है दोस्तों, सारी बात हम जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे फाहियान का यात्रा विवरण। और दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। फाहियान का यात्रा विवरण के अंतर्गत दोस्तों हम देखने वाले हैं कि फाहियान जो है वह भारत की यात्रा किस किस जगहों से होता हुआ करता है। हम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जगहें देखेंगे, हम मैप देखेंगे। और दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसकी जो पीडीएफ है वह आपको मिलने वाली है कहाँ? पीडीएफ मिलने वाली है दोस्तों आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम दोस्तों याद रख लीजिए, नाम है इतिहास एकेडमी। बच्चों को मिलता नहीं है। अरे बच्चों, जब यूट्यूब चैनल का नाम है इतिहास एकेडमी तो टेलीग्राम भी क्या होगा? इतिहास एकेडमी के नाम से ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम जो है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए वहां पर। और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों आज वाली क्लास की, वह टेलीग्राम चैनल आपको इतिहास एकेडमी पर मिल जाएगी, है ना। देखिए, इतिहास एकेडमी लिखोगे, जिसमें हिंदी में इतिहास लिखना है, एकेडमी लिखना है दोस्तों इंग्लिश में। और लगभग 3,500 के आसपास इसमें फॉलोवर्स हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको एक दोस्तों चीनी यात्री। यह चीनी यात्री था, बौद्ध भिक्षु था, चीनी लेखक था, अनुवादक था, है ना। चलिए, बहुत सारी बातें इनके बारे में करेंगे और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें करेंगे। और दोस्तों, कुछ बातें हमें जानने को मिलेगी कि फाहियान ने मध्य भारत के बारे में क्या बोला। यात्रा विवरण देखेंगे, कैसे कैसे भारत आया, स्थल मार्ग से आया, जल मार्ग से गया। दोस्तों याद रखना, स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से गया, याद रखिएगा। कैसे घूमता घूमता गया, ये मैप देखेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर फाहियान की बात करते हैं। दोस्तों जन्म की बात करें तो दोस्तों वू यांग नामक जगह है चाइना के अंदर, दोस्तों यहाँ पर जन्म होता है। जन्म जो है दोस्तों लगभग 337 ईस्वी के अंदर जन्म होता है। और दोस्तों मृत्यु जो है वह लगभग 422 ईस्वी के अंदर जो है इसकी मृत्यु होती है। जन्म मरण के चक्रों में मत फंसना मेरे प्यारे बच्चों, बिकॉज जन्म और मरण की कोई तारीख आपसे नहीं पूछेगा। आपसे पूछा जाएगा तो वह सिर्फ पूछा जाएगा कि फाहियान ने अपने यात्रा विवरण में क्या क्या बातें बताई और क्या नहीं। देखिए दोस्तों, यात्रा विवरण इन्होंने लिखा फो क्यों की, है ना। ये फो क्यों की या फिर फो क्यों की, है ना। फो क्यों की, इस नाम से इन्होंने क्या लिखा दोस्तों? अपना भारत यात्रा विवरण लिखा। दोस्तों याद रखिएगा, यह जो है स्थल मार्ग से 399 ईस्वी के अंदर दोस्तों गुप्त साम्राज्य के समय में भारत में आते हैं। और इनके समय में भारत के अंदर शासक कौन होता है दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भारत आते हैं। दोस्तों इसके पश्चात हम देखते हैं एक हेनसांग नामक जो है चीनी यात्री आते हैं, वह हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर आते हैं। फाहियान जो है दोस्तों यह भारत आते हैं किसके शासनकाल में? यह भारत आते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है वह हम देखते हैं 375 से 415 ईस्वी तक हम देखते हैं। और दोस्तों फाहियान ने लगभग भारत के अंदर 14-15 वर्षों तक भारत की यात्रा की, लगभग 14 वर्षों तक भारत में जगह जगह घूमा। तो दोस्तों फाहियान का जो यात्रा टाइम है वह 399 से 414 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, और देखिए इस समय के बीच में दोस्तों यह समय आ रहा है, और यह जो समय है यह समय है फाहियान के यात्रा का। और इस समय चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गद्दी पर था। देखिए दोस्तों, आपको एक बात वेरी इंपॉर्टेंट रूप से याद रखनी है, वेरी ही इंपॉर्टेंट चीज है। वह क्या है? वह यह है कि फाहियान ने अपने पूरे यात्रा विवरण के अंदर किसी भी समकालीन राजा का नाम नहीं लिया है। और दोस्तों प्रश्न भी आता है, प्रश्न आता है कथन और उसके हम कह सकते हैं असत्य कथन की पहचान कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है। और दोस्तों आया भी हुआ है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, आपको दिखेगा वहां एक कथन ऐसा होता है जिसमें लिखा होता है कि फाहियान ने अपने समय में जब फाहियान ने जब भारत की यात्रा करी उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रशासन के बारे में बहुत खुल के बोला, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के व्यक्तित्व का चित्रण किया, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है नामोल्लेख किया, ऐसे कुछ कथन आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि फाहियान अपने पूरे यात्रा विवरण के अंदर किसी भी राजा का उल्लेख नहीं करता है, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, इसने अपने यात्रा विवरण में किसी भी गुप्त शासक का उल्लेख नहीं किया है और गुप्त राजाओं का वर्णन बौद्ध दृष्टिकोण से किया है। आपको यह याद रखना है, कभी भी कोई ऐसा कथन आए फाहियान के समय का जिसमें किसी राजा का नाम उल्लेख हो, गुप्त राजा का नाम उल्लेख हो, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में तो आया ही था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम तो लिया ही होगा। लेकिन दोस्तों नहीं लिया। फाहियान जो है वह
बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों की यात्रा करने के लिए भारत में आया था। उसके मन में बेचैनी थी, महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थलों की यात्रा उसे करनी थी दोस्तों, और वह भारत में इसी उद्देश्य से आता है। और वह भारत में जिस भी चीज का विवरण करता है वह एक बौद्ध दृष्टिकोण से करता है। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है कि गुप्त राजाओं का वर्णन उसने बौद्ध दृष्टिकोण से किया है। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध दर्शन से काफी प्रभावित था और अपनी रचना के अंदर उसने बौद्ध दर्शन को जो है काफी ज्यादा महत्व दिया है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। देखिए फाहियान का जो यात्रा विवरण है उसमें हम देखते हैं कि फाहियान जो है उसका यात्रा मार्ग देखते हैं। देखिए चगन से जो है, चंगन जो है चाइना में दोस्तों, यहाँ से फाहियान चलता है। उसके बाद में दोस्तों शानशान, उसके बाद में खोतान, मध्य एशिया के अंदर दोस्तों। खोतान में वह क्या देखता है, वह गोमती विहार देखता है, जहां पर दोस्तों 10,000 भिक्षु जो है अध्ययनरत थे। ठीक है, 10,000 भिक्षु जो है दोस्तों महायान संप्रदाय के 10,000 भिक्षु अध्ययनरत थे खोतान के अंदर, गोमती विहार के अंदर। उसके बाद में दोस्तों काशगर जाता है, काशगर के बाद में तक्षशिला के बाद में दोस्तों पुरुषपुर जिसे पेशावर कहा जाता है, यहाँ पर उसने कनिष्क टावर देखा, कनिष्क चैत्य देखा। उसके बाद में दोस्तों नगरहार में उसने बुद्ध का दंत पैगोड़ा देखा। उसके बाद दोस्तों मध्य भारत, और दोस्तों मध्य भारत जो है इसके बारे में वह विस्तृत विवरण लिखता है, मध्य भारत के बारे में वह विस्तृत विवरण लिखता है। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद में फिर वह जल मार्ग से वापस आता है। याद रखना दोस्तों, स्थल मार्ग से वह आता है, स्थल मार्ग अभी हम देखेंगे मैप, स्थल मार्ग से आया और दोस्तों जल मार्ग से गया, जल मार्ग से वापस गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और देखिए दोस्तों हालांकि उस बीच में और भी बहुत सारी जगह आती है, लेकिन मोटी मोटी जगह चगन, शानशान, खोतान, काशगर, बीच में कर शहर भी आता है, खोतान भी आता है, काशगर आता है दोस्तों। ठीक है, तक्षशिला है, पुरुषपुर है, नगरहार है, मध्य भारत है। ठीक है, बीच में और भी छोटी छोटी जगह जाता है, लेकिन ये मोटा मोटा उसका यात्रा विवरण है, मोटे मोटे स्थलों के नाम है जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे कि खोतान के अंदर गोमती विहार देखा, 10,000 भिक्षु अध्ययनरत थे। उसके बाद पुरुषपुर के अंदर कनिष्क चैत्य, नगरहार के अंदर बुद्ध का दंत पगोड़ा देखा। ठीक है, मध्य भारत का विस्तृत विवरण किया है, उसकी हम बात करेंगे। और लास्ट में दोस्तों फिर चंपा होता हुआ, उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी द्वीपों से होता हुआ वह वापस से जो है क्या चला जाता है, चाइना में चला जाता है। आइए देखिए दोस्तों मैप देखते हैं। आइए देखिए दोस्तों, ये है चाइना का, ये है चीनी यात्री फाहियान का यात्रा विवरण। देखिए दोस्तों चगन नामक जगह है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों और भी बहुत सारी जगह आ रही है, लेकिन मोटी मोटी हम बातों का जिक्र करेंगे। देखिए इस प्रकार से यात्रा विवरण है इसका। ठीक है, देखिए ये कर शहर भी है ना। उसके बाद दोस्तों ये रहा, यहाँ पर खोतान है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर वह जाता है, देखिए छोटी छोटी जगह बहुत सारी आता है। देखिए दोस्तों तक्षशिला। ठीक है, उसके बाद फिर इस प्रकार से ये है, इस प्रकार से यात्रा विवरण किया। फिर दोस्तों ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से फिर श्रीलंका, फिर श्रीलंका से फिर दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, है ना। फिर दोस्तों यहाँ से जो है ये देखिए इस प्रकार से वापस जो है नानजिंग नामक जगह है। ठीक है, इस प्रकार से वापस जो है वह चाइना चला जाता है। तो ये सारा क्या है, ये दोस्तों क्या है, ये है दोस्तों फाहियान का यात्रा विवरण, फाहियान की यात्रा। तो इस प्रकार से वह यात्रा करता है। याद रखना दोस्तों, आया तो था स्थल मार्ग से वह आता है। ठीक है, आया, और दोस्तों जल मार्ग से वह गया, जल मार्ग से जाता है। ठीक है, इस मैप में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मोटी मोटी जगह मैंने लोकेट करी है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि हमने यहाँ मैप में देखा कि मध्य भारत के बारे में वह बहुत ज्यादा लिखता है। मध्य भारत में दोस्तों ब्राह्मणों का बोलबाला बताता है कि भाई मध्य भारत में ब्राह्मणों का बोलबाला था। मध्य भारत के लोगों का रहन सहन, खान पान, यहाँ की न्याय व्यवस्था, इन सब के बारे में वह विवरण करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों आखिरकार जानते हैं और एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं। देखिए फाहियान मध्य देश का वर्णन विस्तार पूर्वक करता है। यह ब्राह्मणों का देश था जहां लोग सुखी और समृद्ध थे। दोस्तों 4 लाइनें आ जाएगी इस प्रकार की कि पहचान कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, फाहियान की सारी विवरण, मोटी मोटी बातें इसमें है। देखिए दोस्तों वह बोलता है कि लोगों को मकानों का पंजीकरण नहीं करवाना पड़ता था, और दोस्तों न ही न्यायाधीश के सामने, है ना, या न ही न्यायालयों में दंडाधिकारी के सामने जो है सम्मुख उपस्थित होना पड़ता था। वह बोलता है कि जो दंड विधान था वो बहुत ही कोमल था, बहुत ही मृदु था, है ना। दंड विधान मृदु थे। ठीक है, राजा बिना मृत्यु दंड अथवा शारीरिक यातनाओं का भय दिलाते हुए ही शासन करता था, यानी कि सिर्फ भय दिलाया जाता था। लेकिन दोस्तों फाहियान ये भी विवरण करता है कि बार बार राजद्रोह करने पर दायां हाथ काट भी लिया जाता था। जैसा कि दोस्तों आगे आपको मैं बताऊंगा, फाहियान बताता है कि अपराधों में आर्थिक दंड लगाए जाते थे, लेकिन बार बार राजद्रोह करने वाले व्यक्ति का केवल दायां हाथ जो है काट लिया जाता था। ये एक प्रकार का दंड भी था। ठीक है,
राज्य जो कर्मचारी होते थे वो वेतनिक होते थे, उनको सैलरी मिलती थी हर महीने, और संपूर्ण देश में जो लोग जो थे वह न तो किसी जीवित प्राणी की हत्या करते थे और न ही मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, ये मध्य देश के बारे में वह लिख रहा है। ठीक है, वह लिख रहा है केवल चांडाल। दोस्तों देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें यात्रा विवरण में मैं यही स्पष्ट कर रहा हूं आपको, तीन चीजें। नंबर एक तो दोस्तों चांडाल, नंबर दो पर दोस्तों कोडियां, एग्जाम में प्रश्न इन्हीं से आता है, मैं क्या कह रहा हूं एग्जाम में यहीं से प्रश्न आता है, कोडियां। और नंबर तीन पर दोस्तों किसी राजा का उल्लेख नहीं किया, किसी राजा का नामोल्लेख नहीं। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई चांडाल के बारे में बताया कि नहीं बताया। बिल्कुल दोस्तों, चांडाल जो कि समाज से बहिष्कृत वर्ग था उनके बारे में फाहियान ने खुलकर लिखा है और चांडालों को अपवाद माना है। यहाँ क्या लिखा है कि जो मध्य देश के जो लोग हैं मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन नहीं खाते थे, लेकिन केवल चांडाल इसके अपवाद थे, केवल चांडाल इसके अपवाद थे जो समाज से बहिष्कृत समझे जाते थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आगे हम देखेंगे कि क्रय विक्रय में जो है कोडियों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है और ये किसी राजा का नामोल्लेख नहीं करता, ये बात हम पीछे देख चुके हैं। इन तीन बातों को याद रखना। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखिए। लोग सुअर अथवा पक्षियों को नहीं पालते थे तथा पशुओं का व्यापार नहीं करते थे। बाजारों में बूचड़खाने, बूचड़खाने दोस्तों जहां पर पशु वगैरह रखे जाते हैं, है ना, कांटे वगैरह जाते हैं, बूचड़खाने और मदिरालय नहीं हुआ करते थे, यानी कि जो शराब के जो ठेके हम बोलते हैं वो नहीं होते थे बाजार के अंदर। केवल चांडाल ही शिकार करते थे, वे मछलियां बेचते थे। दोस्तों चांडालों का उल्लेख किया है किसने, फाहियान ने, याद रखिएगा। क्रय विक्रय में कोडियों का प्रयोग किया होता था, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मैं जहां बोल रहा हूं प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्रय विक्रय में कोडियों के उपयोग का बारे में लिखता है कौन, फाहियान। तो दोस्तों देखिए ये बात हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अजीबोगरीब लगती है, बिकॉज दोस्तों गुप्त काल जो है वहां पर हमें स्वर्ण मुद्राएं देखने को मिलती है, रजत मुद्राएं देखने को मिलती है, ताम्र मुद्राएं देखने को मिलती है। गुप्त काल में सोने के स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था, चांदी की रजत मुद्रा जो है उसको दोस्तों रूपक या रुपयक कहा जाता था, तांबे की मुद्रा को माशक कहा जाता था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो क्रय विक्रय जो होता था वह कोडियों के रूप में होता था। लेकिन दोस्तों हो सकता है कोई स्थानीय छोटा मोटा क्रय विक्रय कोडियों में किया जाता हो, है ना। तो फाहियान का जो ये विवरण है थोड़ा सा हमें लगता है कि भाई इसमें सत्यता है या नहीं, लेकिन फिर भी उसने जिक्र किया है तो हमें देखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य में बहुत कम कर लगाए जाते थे, है ना। जो राजकीय भूमि पर खेती करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। जो सरकारी भूमि पर जो खेती कर रहे हैं उनको राजा को जो है भूमि का जो उपज का जो कुछ हिस्सा है वह राजा को भी देना होता था। ये बात कौन बोलता है, फाहियान बोलता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मध्य देश में ब्राह्मण धर्म का ही बोलबाला था, मध्य देश में ब्राह्मणों के बारे में बोलता है, तभी वहां पर वह लिखता है कि भाई प्याज, लहसन और ये सब चीजें वो जो मदिरा वगैरह मांस का सेवन नहीं करते थे। उसने बौद्ध स्थानों की भी यात्रा की थी दोस्तों, मुख्य उद्देश्य ही उसका भारत में आने का क्या था, बौद्ध स्थानों की यात्रा करना। संकीसा है, श्रावस्ती में उसने स्मारक तथा भिक्षु देखे थे। इसके अलावा दोस्तों श्रावस्ती में जैतवन विहार की उसने प्रशंसा की थी। उसने दोस्तों कपिल वस्तु को उजड़ा हुआ पाया था, याद रखना, कपिल वस्तु को उजड़ा हुआ पाता है वह। ठीक है, पाटलिपुत्र में फाहियान ने अशोक के राजमहलों को देखा और राजमहलों की भव्यता को देखकर वह इतना खुश हुआ कि उसने लिख दिया कि भाई इन्हें तो किसी दैत्यों ने ही बनाया होगा, इस राजमहल को तो किसी देवता ने ही बनाया होगा। क्या लिखता है, इसकी भव्यता से वह इतना प्रभावित हुआ कि वह लिखता है कि इनका निर्माण दैत्यों द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इसके अलावा आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, वाराणसी में उसने सारनाथ स्थित मृगवन डियर फॉरेस्ट को देखा। पाटलिपुत्र से फाहियान ने अपनी यात्रा जो है वापसी की प्रारंभ कर दी। तामलुक, ताम्रलिप्ति बंदरगाह दोस्तों जहां से गुप्त साम्राज्य का दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार होता था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह में उसने 2 वर्ष तक रहकर बौद्ध सूत्रों की प्रतिलिपियां तैयार करी। तत्पश्चात लंका तथा पूर्वी द्वीपों से होता हुआ वह जो है स्वदेश लौट गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने मैप में भी कुछ ऐसा ही देखा। देखिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों श्रीलंका, यहाँ से श्रीलंका और फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सब इधर ही है। और उसके बाद दोस्तों वापस से जो है वह वापस लौट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके अलावा दोस्तों क्या लिखता है, इसके अलावा दोस्तों फाहियान लिखता है कि भाई साहब यहाँ पर जो है कुलीन वर्ग के जो लोग हैं, जो धनी वर्ग के जो लोग हैं, वह मुफ्त चिकित्सालयों की व्यवस्था करते थे। ठीक है, और वहां पर जो है मुफ्त इलाज किया जाता था, ये भी याद रखना। धनी वर्ग के बारे में बोलता है कि वह जो है बौद्ध भिक्षुओं की भी व्यवस्था करते थे खाने पीने की, और मुफ्त चिकित्सालय भी बनाते थे, हॉस्पिटल बनाते थे जहां पर खाने पीने की व्यवस्था होती थी उन सबके लिए। ठीक है, ये सारी बातें भी दोस्तों फाहियान अपने यात्रा विवरण में लिखता है। भाई याद रख लेना, मुफ्त चिकित्सालयों की भी बात वह करता है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मोटी मोटी बातें यही है, आपको 3-4 बातें याद रखनी है, जैसे कि कोडियों के बारे में, चांडालों के बारे में, है ना। और इसके अलावा दोस्तों किसी राजा का वह नामोल्लेख नहीं करता है। इसकी यात्रा विवरण का नाम है दोस्तों फो क्यों की। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों इसकी यात्रा का जो टाइम पीरियड है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है, याद रखिएगा। और दोस्तों इसकी यात्रा का जो समय है वह 399 से 414 ईस्वी है, याद रखिएगा। और दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि यह स्थल मार्ग से आता है, जल मार्ग से जाता है, स्थल मार्ग से आता है और जल मार्ग से जाता है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अरे यार अच्छी लगे तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना।
इतिहास के प्रेमियों, अगर इतिहास से प्रेम है, अगर इतिहास को खुलकर जीना चाहते हो, अगर इतिहास में कैरियर बनाना चाहते हो दोस्तों, तो इतिहास अकेडमी को फॉलो कर लो, टेलीग्राम को भी फॉलो कर लो, और दोस्तों सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई नई नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और दोस्तों आने वाले समय में नेट की एग्जाम जो है उसमें काफी लाभदायक होगी आपके लिए क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।